Prelims 2025 problems that are from SIFT 1 23rd January 2025. This paper consists 25 questions from mathematics, in which 20 questions are MCQ and 5 questions are numerical choice questions. Every questions consisting 4 marks for correct answer and -1 marks for wrong answer. Total marks are 100 marks for each: maths, physics and chemistry. So we are discussing only mathematics paper, right? So मेरा नाम वीरू है और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ और let's start discussing maths paper. Okay students, so our first question is, if for the an arithmetic progression, if first term is 3 and sum of first 4 terms is equal to 1 by 5 of the sum of next 4 terms, then the sum of first 20 term is equal to what? Okay, so आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद सॉल्यूशंस को देखेंगे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. आई होप आप प्रॉब्लम समझ चुके हो. सो क्वेश्चंस क्या है? इफ़ फॉर एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म इज 3, फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है कितना? 3, एंड सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज इक्वल टू एस फॉर स्टैंड फॉर सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स मीन्स A1 A2 A3 A4 is equal to 1 by 5 of the sum of next 4 terms. next 4 terms means आप 8 टर्म से इस S4 को घटा दोगे तो ये लास्ट के 4 टर्म्स निकल जाएंगे, उनके सम निकल जाएंगे. करेक्ट. अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो 5S4, ठीक है, इसको इधर ले आओगे तो प्लस S4 इज इक्वल टू आ गया S8, यानी 6 टाइम्स S4 इज इक्वल टू S8. अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. करेक्ट. ए की वैल्यू तुम्हें दी हुई है तो यहाँ से क्या आ गया? 6 टाइम्स 4/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी मीन्स 3 इंटू डी. यहाँ से डी निकल जाएगा इस इक्वेशन से, राइट. ये आ जाएगा 8/2 2a प्लस 7d. करेक्ट. चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे. तो ये आ गया, देखो ये 2 से ये 2 कट गया, ये 48 और 24 डिवाइडेड बाई 8 मीन्स ये 3 हो गया, और इसको सॉल्व किया तो ये 6 प्लस 3d है इज इक्वल टू ये है 6 प्लस 7d. ठीक है ना. इसको थोड़ा और सॉल्व किया तो 18 माइनस 6 ये हो गया 12, और ये 9d हो गया, इसको इधर ले आया तो -2d हो गया. तो d की वैल्यू आ गई -6. ठीक है. d की वैल्यू -6, a की वैल्यू 3. तुमसे पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म. सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर देने का है. 20/2 2a मीन्स 6 प्लस 20 माइनस 1 मीन्स 19 इंटू डी. डी की वैल्यू -6. ठीक है ना. ये हो गया 10 और 10 इंटू 6, और ये 19 इंटू 6 114 होता है ना. तो 6 माइनस 114 कितना हो गया? 6 माइनस 114 हो गया 10 इंटू माइनस ऑफ 108. इसका फाइनल आंसर हो गया 1080. राइट. कौन सा ऑप्शन है करेक्ट? थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है. आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर है. अगर इस प्रॉब्लम्स में या फिर और आने वाले प्रॉब्लम में आपको कोई भी परेशानी होती है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. ठीक है. मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर लूँ, लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको फिर से पढ़नी है या पूछनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर सेकंड में है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड डाउटर. ठीक है. सच दैट एनी वोवेल आर नॉट टुगेदर. एनी वोवेल आर नॉट टुगेदर. तो डाउटर में कितने वोवेल है? वोवेल है, ए है, यू है और ई है. इसमें 3 वोवेल है. टोटल लेटर कितने हैं? 4 और 4 8 है. टोटल 8 लेटर है, जिसमें से 3 क्या है? वोवेल है. मुझे वो कॉम्बिनेशन चाहिए जिसमें क्या हो, कोई भी वोवेल साथ में नहीं हो. तो कोई भी वोवेल साथ में होगा तब कितने लेटर बनेंगे? तो सबसे पहले टोटल लेटर का अरेंजमेंट कितना हो सकता है स्टूडेंट्स? तो 8 फैक्टोरियल हो सकता है. ये टोटल वर्ड बनेगा. टोटल वर्ड यानी अरेंजमेंट ऑफ ऑल लेटर्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. तो
8 फैक्टोरियल हो गया विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अब क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया, 3 वॉवेल आर नॉट टुगेदर बोला है, तो 3 वॉवेल टुगेदर करके कितने आएंगे बताओ। इस 3 वॉवेल को यहाँ पे रख लिया, ठीक है। 3 वॉवेल ए यू ई एज लाइक, ठीक है। और 6 तुम्हारे पास अल्फ़ाबेट पहले से ही हैं, तो 6 नहीं, अब ये 8 है ना, 8 से 3 ले लिया तो 5 अल्फ़ाबेट तुम्हारे पास है, करेक्ट। अब क्या करोगे, तो इस 5 और ये 3 इसको एक एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हुए, ये 5 अल्फ़ाबेट और ये एक अल्फ़ाबेट को कंसीडर करते हुए इसका अरेंजमेंट कितना पॉसिबल है, 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल वर्ड तुम्हें बना इस तीनों वॉवेल को एक साथ रखने में, ठीक है। और इसके बाद ये जो 3 वॉवेल है ये भी आपस में अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपस में अरेंज हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल से, ठीक है। तो ये तब पॉसिबल है जब सारे वॉवेल एक साथ हो। तो मुझे तो वो अरेंजमेंट निकालना है जिसमें वॉवेल एक साथ नहीं हो, तो वर्ड्स इन विच vowels are not together, vowels are not together। ये किसके लिए था, ये जो vowels are together, vowels are together, ठीक है। तो टोटल से इसको घटा दो, 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर लो। सो 6 फैक्टोरियल, देखो 8 फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करोगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल दोनों से कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा 56 और माइनस 3 फैक्टोरियल मीन्स 6, तो एक कर लिया तो ये हो गया 50, और 50 को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 फैक्टोरियल होता है 720, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 36,000, ठीक है ना, 36,000, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आई होप तुम्हें क्लियर है, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 6 फैक्टोरियल होता है 720 और 720 इंटू 50, ये हो जाएगा कितना, 36,000। और इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आई होप तुम्हें क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चल। ओके, सो नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चंस क्या है, 2 बायस्ड डाइस आर टॉस्ड, राइट। सो जो अपना बायस डाइस है वो बायस है, ठीक है। ऐसे जो जनरल डाई होता है उसमें क्या होता है 1 2 3 4 5 6 करके 6 फेसेस होते हैं, लेकिन हमारा डाई क्या है, बायस है। तो 2 डाई में डाई 1 में क्या बायस है, तो डाई 1 में क्या है, 1 ऑन 2 फेसेस, 1 कितने फेसेस पे आया, 2 फेसेस पे आया, ओके। 2 ऑन 2 फेसेस, 2 भी 2 बार आया, एंड 3 एंड 4 अदर फेसेस, 3 और 4 अदर फेसेस पे आया, ठीक है, 6 हो गए। डाई 2 में क्या हुआ, while die 2 has 2 on 2 faces, 2 टाइम्स आया है, 4 on 2 faces, 4 2 टाइम्स आया है, एंड 1 और 3 अदर फेसेस, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी while throwing this dice we get sum 4 और 5, ठीक है। तो मुझे सम 4 चाहिए और सम 5 चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सम 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 5 ये निकालना, ठीक है। ओके, सो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 4 यूनियन सम 5, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इसका प्रोबेबिलिटी कैसे आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 4 इंटरसेक्शन सम 5। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि डाई तुमने रोल किया दोनों डाई को और सम 4 आ जाए और 5 भी आ जाए एंड 5 भी आ जाए, दोनों एक साथ तो होगा नहीं, तो ये इसका आंसर 0 होने वाला है। तो तुम्हें क्या निकालना, सम 4 और सम 5 इन दोनों का अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालना, दोनों को ऐड कर देना, वही तुम्हारा आंसर है। चलो अब देखते हैं सम 4 कब आएगा, जब दोनों डाई को तुमने रोल किया और सम 4 आने की कंडीशन क्या है, सम 5 आने की कंडीशन क्या है, यहाँ पे देखते हैं। तो सम 4 तब आएगा स्टूडेंट्स जब तुम डाई 1 से अगर मान लो 1 आ गया फेस अप और यहाँ से 3 आ गया, डाई 1 पे 2 आ गया, ये 2 आ गया, और लास्ट 3 आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है ना। 5 आने की पॉसिबिलिटी कब है, जब 1 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 3 2 आ गया और 4 1 आ गया, ठीक है ना। और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं,
अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तुम्हें अलग अलग निकालनी पड़ेगी। तो 1 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या है, 1/3 की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है। तो डाई 1 पे 1 फेस अप, मतलब 1 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6। और डाई 2 पे 3 फेस अप, 3 एक ही बार आया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6 प्लस। अब 2 की प्रोबेबिलिटी, 2 डाई 1 पे फेस अप है, तो इस पर 2 टाइम्स आया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6। और 2 की प्रोबेबिलिटी डाई 2 से हो जाएगी, ये भी 2/6। 3 की प्रोबेबिलिटी 1 से 1/6 और 1 की प्रोबेबिलिटी 2/6। क्लियर है। अब इन सबको तुम ऐड कर दोगे, यही सम 4 की प्रोबेबिलिटी है। तो 2, 4 2 6 एंड 7/36। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 4 इज 7/36। आई होप तुम्हें क्लियर है। अब सम 5 का भी यहाँ से निकाल लो। तो सिमिलरली 1, मैं फटाफट भी लिखता हूँ, 2/6 प्लस 2/6 1/6 1/6 2/6 1/6 1/6। इसको सम किया तब कितना आएगा, देखो 4 2 6 8 9 9/36। 7 और 9 को ऐड कर दिया, 16/36। इसको सॉल्व कर लो तो ये 9 आएगा, और ये इसको 4 टाइम्स कर लो और इसको 9 टाइम्स कर लो, है ना। इतना आंसर आ गया 4/9। ठीक है, ये इसका आंसर है। और ये कौन सा ऑप्शन में है, ये थर्ड ऑप्शन में है। आई होप तुम्हें क्लियर है। इजी क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 4 ITF का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। फटाफट करते हैं। देखो, कॉस इनवर्स, ये है कॉस इनवर्स 12/13 इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस 5/13 इंटू साइन ऑफ एक्स। ठीक है ना। ओके, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कॉस इनवर्स को हम बाहर कब निकाल सकते हैं, जब मुझे कुछ उस तरह का पैटर्न मिल जाए, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई और माइनस वाई, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, लेट कॉस अल्फा इज इक्वल टू 12/13 एज्यूम कर लो। तो कॉस अल्फा 12/13 होगा, तो 5/13 क्या होगा, वो होगा साइन अल्फा। ठीक है, तो तुम्हारा पूरा एक्सप्रेशन क्या आ गया, कॉस इनवर्स कॉस अल्फा कॉस एक्स प्लस साइन अल्फा साइन एक्स। सही है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया कॉस इनवर्स कॉस ऑफ एक्स प्लस अल्फा, राइट। एक्स प्लस यहाँ पे कॉस एक्स कॉस अल्फा कॉस एक्स है प्लस साइन अल्फा साइन एक्स है, तो ये माइनस बनेगा, राइट। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स माइनस अल्फा का, कॉस एक्स कॉस अल्फा माइनस साइन एक्स साइन अल्फा, राइट। अब देखो, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा को तुम बड़े आराम से एक्स माइनस अल्फा निकाल सकते हो। तो एक्स हो गया, और अल्फा के बदले देखो तुम ऑप्शन में टैन इनवर्स दिया हुआ है, तो यहाँ से कॉस अल्फा और साइन अल्फा पता है, तो यहाँ से टैन अल्फा निकल जाएगा। टैन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/12 हो जाएगी, करेक्ट। तो इस अल्फा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लिख सकते हैं टैन इनवर्स 5/12। ये तुम्हारा आंसर हो गया। तुम देख सकते हो ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आई होप तुम्हें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A relation defined on set A। एक रिलेशन सेट A में डिफाइंड है, 1 2 3 4 सेट के एलिमेंट्स हैं। हाउ मेनी ऑर्डर पेयर आर एडेड टू मेक इट इक्विवेलेंस। तो हमारे पास रिलेशन में कुछ एलिमेंट्स दे दिए हैं, 1,2 2,3 3,3। ठीक है, इसमें तुम्हें एलिमेंट्स ऐड करने हैं इसको इक्विवेलेंस बनाने के लिए। तो इक्विवेलेंस के लिए तुम जानते हो कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तीनों होना चाहिए, तभी क्या बनेगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रिफ्लेक्सिव बनाते हैं। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, 1 1 ऐड कर दो, 2 2 ऐड कर दो, और 3 3 पहले से है ही, तो इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सिमेट्रिक बनाते हैं। सिमेट्रिक के लिए 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, ठीक है ना। 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए। चलो, रिफ्लेक्सिव बन गया, सिमेट्रिक बन गया। बाकी तो कुछ के लिए तुम्हें सिमेट्रिक के लिए बनाना नहीं है। ट्रांजिटिव है तो देखो 1 2 है, 2 3 है तो तुम्हें 1 3 लाना पड़ेगा, तो 1 3 तुमने लाया। अब 1 3 तुम लाए हो तो 1 3 1 3 1 3 है, तो इसको सिमेट्रिक भी होना चाहिए। इस एलिमेंट को तुमने नया ऐड किया, तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए तुमने इसमें 3 1 को भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसमें कोई और एलिमेंट ज़रूरत है क्या, अब तुम इसमें देखोगे कि इसमें कोई और एलिमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, और एलिमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो ये 6 एलिमेंट ही तुम्हें ऐड करने हैं। ठीक है,
तो इसमें कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो इसमें एक ऑप्शन को करेक्ट करके 6 बना लो। तो अगर इसको 6 बनाते हैं, 7 को हटा दिया, ये बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो जो ऑप्शन है वो बिल्कुल मेमोरी बेस्ड ही है, ठीक है। तो इसमें 6 मैंने एक ऑप्शन बना लिया, क्योंकि मुझे 6 एलिमेंट ही ऐड करने हैं इसको इक्विवेलेंस बनाने के लिए। इसके बाद मुझे कोई भी, अगर तुम देखोगे कि 2 2 है, 2 2 2 1 है, तो 2 1 है क्या, तो 2 1 है क्या, यस 2 1 है यहाँ पे। तो कुछ मुझे और एडिशनल एलिमेंट जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका आंसर हो गया 6, ठीक है। ये न्यू एलिमेंट एडेड है, न्यू कितने ऑर्डर पेयर ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, 6। ये इसका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो, द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन। मुझे इसमें सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स निकालने हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि ये बाइनोमियल चैप्टर का क्वेश्चन है, और इसको हम लोग किस थ्योरम से सॉल्व करेंगे, मल्टीनोमियल थ्योरम से, मल्टीनोमियल थ्योरम्स, ठीक है ना। तो मल्टीनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका जनरल टर्म क्या हो जाता है, जनरल टर्म हो जाता है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 का पावर कुछ भी ले लेते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी ले लो, और 2 का पावर 1/3 का पावर बीटा ले लो, और 3 के पावर 1/2 का पावर गामा ले लो। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल और गामा फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे शर्त क्या है इसकी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए, चाहिए रेशनल टर्म का सम, ठीक है, सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म। तो रेशनल टर्म तभी बनेगा जब 2 के पावर 1/3 और 3 के पावर 1/2 ये क्या हो जाए, रेशनल हो जाए। तो इसके लिए बीटा को क्या होना चाहिए, बीटा को मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, और गामा को क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, ठीक है। अब उससे मुझे सारे कॉम्बिनेशन बना करके चेक करने पड़ेंगे कि वो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ठीक है, देखो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा ये कॉम्बिनेशन हमें बनाने हैं, ठीक है। और सबका सम क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो सबसे पहले आप बीटा की तरफ सोचते हैं। तो बीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखो 0 हो सकती है बीटा की वैल्यू, और क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, और क्या हो सकती है, और 6 हो सकती है। 6 के आगे तो बढ़ नहीं सकती। तो जब 0 होगी तो क्या एक ही पॉसिबिलिटी है क्या, तो नहीं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो मैंने इसको क्या किया, 0 को रखा और देखा कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है ना। तो देखो अब ये 0 रखा, तो गामा क्या क्या रखना पड़ेगा, तो तुम्हें गामा रखना पड़ेगा, ये भी 0 रख लिया, अल्फ़ा 6 रख लिया, ये चलेगा, चलेगा बिल्कुल। नेक्स्ट, अगर ये 0 रखा तो गामा को क्या रख लिया, गामा को मैंने 2 रख लिया, क्योंकि इस पे 2 पे ये रेशनल टर्म तुम्हें मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्या रखना पड़ेगा, 4। फिर इसको मैंने 0 रखा और गामा के बदले मैंने 4 रख लिया, तब यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, ये 2। फिर इसको 0 रखा और यहाँ पे 2 4 एक लास्ट 6 आ सकता है, तो ये 0 हो जाएगा। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया। अब बीटा को क्या रख सकते हो तुम, 3 रख लो। 3 रखोगे तो गामा क्या रखोगे, गामा को तुम 0 रख लो, गामा को 0 रख लिया, तो यहाँ पे इसको 3 रखना पड़ेगा, ठीक है। अल्फ़ा के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 का पावर कुछ भी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, और क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे 3 रखा, ठीक है, तो गामा के जगह मैं 2 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, तो ये क्या मुझे मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं 3 रखता हूँ यहाँ पे और गामा के जगह मैं 4 करता हूँ, तो 7 हो जाएगा, जो मैं ले नहीं सकता। तो और लास्ट क्या ले सकता हूँ, चलो 3 3 गामा बीटा का हो गया। अब लास्ट एक 6 ले सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर इसको 6 लोगे तो इसको 0 और 0 रखना पड़ेगा। ये टोटल पॉसिबिलिटी है जो अल्फ़ा बीटा गामा ले सकते हैं। अब फटाफट सबका कोएफिशिएंट के हिसाब से मुझे इसके टर्म बताने हैं। तो लिखना है मुझे, तो फटाफट टर्म बताओ। तो पहला इससे क्या मुझे मिल जाएगा बताओ, 6 फैक्टोरियल बाई अल्फ़ा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। ये 0 फैक्टोरियल 1 हो गया, और 1 का पावर 6, और बीटा और गामा 0 0, किसी नंबर का पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ये 1 हो गया। 6/6 फैक्टोरियल कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से तुम्हें 1 मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, तो ये मैं फटाफट इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। ये पहले से तुम्हें 1 मिला, सेकेंड से तुम्हें क्या मिलेगा, 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 6 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करोगे तो 6 × 5 होगा, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 30/2 कितना होगा, 15 होगा।
ठीक है, तो ये 15 मिला, और इसके साथ तुम्हें रेशनल टर्म ये 2 का पावर क्या मिला, 2 का पावर बीटा यानी कि 0 मिला, तो 1 हो गया, और 3 का पावर 1/2 और पावर कितना 2, तो 3 मिल जाएगा, तो 15 × 3 तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसको तुम सॉल्व करते चले जाओ, तो ये तुम्हें मिल जाएंगे। नेक्स्ट 15 × 9, नेक्स्ट 1 × 27, नेक्स्ट 20 × 2, नेक्स्ट 6 × 60, ठीक है, और नेक्स्ट तुम्हें मिल जाएगा बीटा का पावर 6 मीन्स 4। ठीक है, इसको तुम सम कर लोगे, तो सम करने से तुम्हें टोटल मिलेगा 612। ठीक है, टोटल क्या मिल जाएगा 612। ये इस सवाल का आंसर होगा, और इस तरह के सवाल को तुम सॉल्व करोगे यूजिंग मल्टीनोमियल थ्योरम। आई होप तुम्हें ये क्लियर है। अब इसमें से ऑप्शन फिर से मेमोरी बेस्ड है, तो इसको तुम 612 कर लो। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप तुम्हें क्लियर है, और ये कॉन्सेप्ट भी तुम्हें क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में रिप्रेजेंट सर्कल, एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दिया हुआ है, इसको बोला कि सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, विद सेंटर पी, सेंटर क्या है पी है, और डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम डी तुम्हें निकालने को बोला, जहाँ डी का कोऑर्डिनेट्स तुम्हें मालूम है। तो पहले सर्कल निकाल लेते हैं, तो जेड का मॉड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जेड प्लस आई। ठीक है, सर्कल क्या हो जाएगा, जेड का मॉड इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, इसको क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर और वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फटाफट इसको सॉल्व कर लो स्क्वायरिंग इन बोथ साइड करके, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2y प्लस 1। इसको एक तरफ ले आया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3 टाइम्स है ना, और प्लस 8y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8/3 इंटू वाई और प्लस 4/3 इक्वल टू 0। अब इसका सेंटर तुम्हें क्लियर, सेंटर क्या होता है -g, -f, तो -g, -f तुम्हें मिल गया। बताओ क्या मिला, ये 0 मिला और -4/3 मिला, और ये हो गया किसका कोऑर्डिनेट, ये हो गया पी का कोऑर्डिनेट, और तुम्हें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए डी का कितना 1,5। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके पी डी निकाल, तो पी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लिया, बताओ कितना आया, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 370/9। ठीक है, 370/9 एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, ये इसका आंसर है। आई होप तुम्हें समझ में आया। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत इजी क्वेश्चन है, और जेईई मेंस ऐसे ही क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो, हमें क्या पता है कि एक सेट है जिसमें 1 से लेकर के 1000 नंबर्स हैं, इसके एलिमेंट्स हैं। देन द नंबर ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें निकालना है, डेट कैन बी फॉर्म यूजिंग एलिमेंट्स ऑफ सेट एज सच दैट फर्स्ट टर्म इज 1 एंड लास्ट टर्म इज 1000। फर्स्ट टर्म 1 रखना है और लास्ट टर्म कितना रखना है 1000 रखना है। तो ऐसे करके कितने तुम ए बना सकते हो, तो उसके लिए क्या कर लो, देखो ये 1000 इसका लास्ट टर्म है, तो ए का लास्ट टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू 1000 कर लो, a की वैल्यू 1 है तो उधर जाकर सब्सट्रैक्ट कर लो, तो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 999 हो गया। अब ये जितने मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, दोनों इंटीजर होने चाहिए, और जितने मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसको मान लो कि ये a है और ये b, a इंटू बी इज इक्वल टू 999। इसके जितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑर्डर पेयर कैसे निकालोगे, तो 999 का फैक्टराइजेशन करोगे। 999 का फैक्टराइजेशन तुम्हें आता है कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 3 हो गया, फिर से 3 कर लो 1 हो गया, फिर से 3 कर लो, ये 37 हो। तो 3 का पावर 3 इंटू कितना 37 का पावर 1। अब इसके कितने ऑर्डर पेयर बनते हैं ये तुम्हें पता है कैसे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कैसे, तो 3 इसके पावर में एक ऐड कर लिया, सो ऑर्डर पेयर फॉर डी, और जितने ऑर्डर पेयर बनेंगे उतना ही डी का वैल्यू होगा और उतना ही ए पी बनेगा। और इसमें कितना हो सकता है 1 + 1। ठीक है, ये कितना हो गया 4 × 2 दैट इज़ 8। सो 8 ऑर्डर पेयर बने, तो 8 पॉसिबल डी हो सकता है
और पॉसिबल 8D हो सकता है, इसमें इट मीन्स 8AP बना सकते हैं जो डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप तुम्हें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो, AB2 नॉन सिंगुलर कम्यूटेटिव मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर कम्यूटेटिव मैट्रिक्स मतलब ए और बी नॉन सिंगुलर है, मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और इस कम्यूटेटिव का मतलब ए बी इज इक्वल टू तुम बी ए लिख सकते हो, ठीक है। और ये तुम्हें इसकी वैल्यू तुम्हें निकालने को बोला, किसकी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स, और इसको करने के बाद फिर से इनवर्स इंटू बी, ठीक है, ये निकालने को बोला। अब तुम्हें क्या पता है, पहले तो ये पता है तुम्हें कि अगर दो मल्टीप्लिकेशन कोई दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो और इसका इन्वर्स है तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए सबसे पहले तुम इसको ऐसे लिख दो, एडजॉइंट ऑफ बी इन्वर्स पहले आ जाएगा, ठीक है, और इसका इन्वर्स, और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स और इसका इन्वर्स, ठीक है, साथ में बी मल्टीप्लाई। उसके बाद अब तुम्हें एडजॉइंट ऑफ बी इन्वर्स का इन्वर्स निकालना है, तो इसके लिए तुम्हें क्या एक फॉर्मूला तुम्हें कौन सा याद रखना है, वो याद रखना है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स क्या हो सकता है, एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स होगा ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए को तो ऐसे ही छोड़ दो, एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स मतलब बी इनवर्स यहाँ लिखना है और साथ में नीचे नीचे लिखना है बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट। इसको कितना लिख सकते हो, ए इनवर्स लिखोगे और इनवर्स का डिटर्मिनेंट और इसको मल्टीप्लाई कर देना बी से, ठीक है। अब हो गया तुम्हारा काम, इसको लिख दो, ए बी इनवर्स है और ए इनवर्स बी है, इसको कम्यूट कर सकते हो, कम्यूट करोगे तो ये आ जाएगा ए इंटू ए इनवर्स और बी इंटू बी इनवर्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो इसको। ये कितना आ गया नीचे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स है, इसको तुम बी का डिटर्मिनेंट लिख सकते हो और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट को ए का डिटर्मिनेंट लिख सकते हो। इसकी वैल्यू हो गई आई, इसकी वैल्यू हो गई आई, तो ए बी आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई, आई एन जो भी तुम्हारा होता है एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वो एन उसका ऑर्डर है, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आई होप तुम्हें क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या है, एफ एक्स तुम्हें दिया हुआ है, जी एक्स तुम्हें दिया हुआ है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स निकालना है तुम्हें, या एक्स पॉजिटिव तुम्हें दे करके रखा है, क्योंकि लॉग एक्स का डिफाइन करने के लिए एक्स पॉजिटिव होना ज़रूरी है, इसलिए इसने एक्स पॉजिटिव दे के रखा है। डोमेन निकालना है, फटाफट करते हैं। देखो, तो मुझे सबसे पहले एफ ऑफ जी एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ ऑफ जी एक्स कितना होगा, तो लॉग ऑफ इस एक्स के बदले जी एक्स डाल दो, तो जी एक्स डाल दोगे तो आ जाएगा 2x टू द पावर 4 माइनस 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। अब देखो, इसको इसका डोमेन डिफाइन होने के लिए ये जो इसका आर्ग्यूमेंट है लॉग का वो पॉजिटिव होना चाहिए, और नीचे वाले टर्म को देखो, अब ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यों, इसका जो डी होगा बी स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8 दैट इज माइनस 6, ये लेस देन जीरो है, तो अगर कोई डी लेस देन जीरो होता है क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होता है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ऊपर वाले को तुम्हें पॉजिटिव करना है, उस एक्स के लिए जो आएगा एक्स की वैल्यू वही उसका डोमेन हो जाएगा, राइट। तो चलो देखते हैं, तो 2x टू द पावर 4 है ना, तो उसमें से 2x की कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 1, और ये इसको तुम माइनस कॉमन देख करके देखोगे, माइनस कॉमन करके देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, इसको तुम लिख सकते हो x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आई होप तुम्हें क्लियर है। अब ये मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों में से x माइनस 1 को कॉमन कर लो, तो ये आ गया 2x³ और माइनस x माइनस 1 फिर से आ गया, तो x प्लस 1, ये ग्रेटर देन 0 चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब क्यूबिक को एक बार फिर से तुम्हें फैक्टराइज करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो क्यूबिक फैक्टराइजेशन करने के लिए हीट एंड ट्रायल से एक फैक्टर निकालो और उसके बाद सिंथेटिक डिवीजन से 2 और फैक्टर निकालो। तो इसमें तुम देख सकते हो कि 1 पुट करोगे तो नहीं होगा 0, लेकिन x इक्वल टू -1 इसका एक फैक्टर है, ठीक है। -1 पुट करोगे तो 0 बन रहा है। तो सिंथेटिक डिवीजन कैसे करते हैं देखो,
पहले कोएफिशिएंट लिख लेते हैं, एक्स क्यू कोएफिशिएंट 2 है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 है, -1 है, 1 है, ठीक है। और जो रूट्स तुम्हारा आया है क्या, x इक्वल टू -1 यहाँ लिखो, 2 को एज इट इज़ यहाँ पे लिख लो, 2 इंटू -1 -2 होता है, इसको सम करना है तुम्हें, तो ये कितना आ गया, 2 इंटू -1 -2, सो ये सम आ गया -2। फिर से इसको -2 करोगे, -1 मल्टीप्लाई तो ये आएगा 2, सम करोगे ये आएगा 1, फिर से 1 को -1 मल्टीप्लाई करोगे -1, सम आएगा 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से तुम्हारे पास आ गया। तो x -1 और इस क्यूबिक को मैंने फैक्टराइज करके, एक फैक्टर है इसका x + 1 और दूसरा फैक्टर इसका होता है हो गया तुम्हारा 2x² - 2x + 1। अब देखो फिर से वही क्वाड्रेटिक टर्म आ गए यहाँ से, तो इसका d फिर से <0, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये मेरा साइन स्कीम का पार्ट ही नहीं है। तो मेरा साइन स्कीम का पार्ट सिर्फ ये है, -1 और 1, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसके इधर तो लेना नहीं है, x > 0 है, तो इसके इधर तुम ले लो, ठीक है। 1 पे इंक्लूड कर सकते हो क्या, तो 1 पे इंक्लूड करने में एक परेशानी है क्या, 1 को इंक्लूड कोई ऑप्शन में उस तरह का है भी नहीं, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी, और 1 को इंक्लूड तुम नहीं करोगे, ये ओपन रहेगा, क्योंकि ये जो इंटरवल है वो >0 है, नॉट इक्वल >= 0, क्योंकि लॉग का डोमेन तुम 0 नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया 1 से लेकर के इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, जो फर्स्ट ऑप्शन में है, इसको तुम टिक करोगे। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया। अगर कोई परेशानी है तुम कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, वीडियो को पॉज करके समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, देखो इस 11 में क्या है, इफ द कर्व सेटिस्फाइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, तो dy/dx की वैल्यू तुम्हें दे दी, इसको तुम्हें स्प्लिट करके लिखो, 6 1 + e⁻²x - twice e⁻²x डिवाइडेड बाय 1 + e⁻²x इंटू y। तुम्हें क्लियर हो गया, अगर तुम गौर से देखे होगे, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इस टर्म को इधर ले आओ, तो प्लस twice of e⁻²x डिवाइडेड बाय 1 + e⁻²x इंटू y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 1 + e⁻²x। अब तुम्हें ये क्लियर हो गया, dy/dx px इंटू वाई इज इक्वल टू qx, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e⁻इंटीग्रेशन ऑफ 2e⁻²x डिवाइडेड बाई 1 + e⁻²x इंटू dx। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, बहुत आसान इंटीग्रेशन है, 1 + e⁻² को t एज्यूम कर लो, तो ट्वाइस ऑफ e⁻² dx की वैल्यू dt हो जाएगी। तो ये आ गया e⁻ dt, और ये t इसका इंटीग्रेशन ln t, फाइनल तुम्हें दे देगा e⁻ln t, प्रॉपर्टी से ये t हो जाएगा, और t का वैल्यू तुम्हें पता है 1 + e⁻²x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 + e⁻²x, राइट। तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 + e⁻²x, ठीक है, और इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू ये qy, तो e⁻1 + e⁻²x कैंसिल हो गया, तो 6 1 + e⁻²x है ना, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे लिखोगे 1 + e⁻²x, ये कैंसिल हो जाएगा और ये dx रहेगा, तो ये इसको कैंसिल कर लो, और 6 dx का इंटीग्रेशन कितना 6x + c, तो ये हो गया y 1 + e⁻² इज इक्वल टू 6x + c। अब इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के लिए ये बोला कि पासिंग थ्रू क्या 0,0 ऑरिजिन से पास कराना है, ठीक है। ऑरिजिन से पास कराओगे तो ये 0, तो ये भी 0, तो 0 × 0 0 0, इसका मतलब c की वैल्यू कितनी होगी 0, क्यों, इसको ऑरिजिन से पास होना है, तो c की वैल्यू होगी 0, ठीक। अब इसको एक और पॉइंट से पास होना है ln2, k, तो k की वैल्यू तुमसे पूछा है कि क्या होगा, तो अब इसको ln2, k से पास करा दो, तो ln2 x की वैल्यू है और y की वैल्यू है k, 1 + e⁻² ln2 इज इक्वल टू 6, और फिर से ln2, c तो 0 है। अब यहाँ से क्या आ गया स्टूडेंट्स, देखो 2 का पावर ये चला जाएगा, और 2 का पावर में चला जाएगा, तो ln4 हो जाएगा, और प्रॉपर्टी से e⁻ln4 की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो ये 1 + 4 हो गई, है ना। 1 + 4 कितना 5, तो 5 × k इज इक्वल टू 6 ln2, तो k की वैल्यू हो गई 6/5 ऑफ ln2, ये इसका आंसर। आई होप तुम्हें क्लियर है। 6/5 ln2 कौन सा ऑप्शन है, तो ये है सेकेंड ऑप्शन, दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा।
ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक अच्छा सा सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन से, राइट। और ये इंटीग्रेशन तुम्हें दिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें से किसी को कॉमन ले लेते हैं, राइट। तो किसको कॉमन लोगे, x-1 को इससे कॉमन ले सकते हो या फिर x+15 को इससे कॉमन लोगे। बड़ा वाला कौन है, बड़ा वाला 15/13 है ना, और ये छोटा वाला है, तो ठीक है, तो इसमें से ये निकाल लो। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x-1/11/13 रहने दो, और इसमें से क्या निकाल दो, x-1 to the power 15/13 निकाल लो। तो इससे तुम्हें क्या यहाँ पे करना पड़ेगा, x/5 x-1 to the power 15/13। ये करने से तुम्हें फ़ायदा क्या हुआ, देखो 11 + 15 26 और 13 डिवाइड है तो 26/13 यानी कि 2 हो गया। तो dx डिवाइडेड बाई x-1 होल स्क्वायर और x+5/x-1 to the power 15/13, राइट। ओके, अब इसमें आगे क्या करना पड़ेगा, अब आगे ऐसे करना पड़ेगा, इसको x+5 x-1 को तुम t एज्यूम कर लो। अब इसको डिफरेंशिएशन कर लो। तो डिफरेंशिएशन कैसे होता है, x-1 का होल स्क्वायर, x-1 रखा, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और x+5 रखा, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और ये dx इक्वल टू कितना, dt। ठीक है ना, यहाँ तक कोई परेशानी। अब ये कितना हो गया, x x कैंसिल हो गया और ये -6 हो गया, है ना। तो -6 बाई कितना हो गया, x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ओके। तो ये हो गया -6 बाई x-1 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू कितना, dt। ठीक है ना। अब इसके बदले तुम क्या लिख सकते हो, इसके बदले लिख सकते हो dx के बदले dx बाई x-1 होल स्क्वायर के बदले तुम लिख सकते हो dt, और नीचे क्या लिखना पड़ेगा, -6। तो -6 यहाँ पे लिख दो, -6 बाहर भी निकाल सकते हो। और ये वाली वैल्यू तुमने क्या कंसीडर करी है, t, तो t का पावर कितना हो गया, 15/13। अब ये इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो गया। इसको कैसे करोगे, -1/6 t टू द पावर -15/13 इंटू dt, है ना। तो -1/6 सिंपल इंटीग्रेशन है, अलजेब्रिक इंटीग्रेशन, t टू द पावर -15/13 +1, तो +1 करोगे तो -2/13 हो जाएगा, और डिवाइड भी करना पड़ेगा -2 किससे, 13 से। ठीक है, प्लस से। ठीक है, एक बार और इसको फाइनल सॉल्व कर लिया तो 13 ऊपर जाएगा, ठीक है, और 2 नीचे आएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, तो ये आ गया वेट अपन ने अभी तक ये जो ना x+5 ले लिया, जबकि यहाँ पे कितना था, 15 था ना, यहाँ पे x+5 ले लिया है। इस 5 को हटाना है, 15 करना है, तो ये जो वैल्यू है इसको 15 कर लो। कुछ ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 15 करना है। ये 15 कर लिया तो -16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो बाकी कोई चेंज नहीं होगा इसमें, सिर्फ ये 16 आ जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 13 ऊपर गया और 16 × 2 कितना हो गया, 32 हो गया, 13/32 हो गया, और t का पावर -2/13 है, जिसको तुम t का पावर 2/13 भी लिख सकते हो। तो t का पावर 2/13 कितना हो जाएगा, t का पावर 2/13 हो जाएगा ये x-1 नीचे और ऊपर कितना, x+15, x+15, राइट। x प्लस ये है ना, इसको लिखा है तुमने t का पावर 2/13, है ना। तो 2/13, तो नीचे x+15 आएगा और ऊपर क्या आएगा, x-1 आएगा, और पावर क्या आएगा, पावर आएगा 2/13। ठीक है, और प्लस c, ये इसका आंसर। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। तो 13/32 और x-1 और डिवाइडेड बाई x+15 का पावर 2/13 फर्स्ट ऑप्शन है जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आया, सिंपल इंटीग्रेशन है, तुम खुद से भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अब इसमें देखो, इसमें बोला कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है किस पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो एल एच एल इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ जीरो इज इक्वल टू आर एच एल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एल एच एल के लिए ये एक फंक्शन दे दिया, आर एच एल के लिए एक फंक्शन लॉग का दे दिया, और एक्स इक्वल टू जीरो पे एफ जीरो की वैल्यू है कितनी, एफ जीरो की वैल्यू है 4। तो पहले एल एच एल को सॉल्व कर लो। तो एल एच एल को सॉल्व करोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो माइनस, और ये है 2, और x को अंदर लेके जाओ, साइन ऑफ k1 प्लस 1 इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे तो x है, तो यहाँ पे मुझे चाहिए k1 प्लस वन, k1 प्लस वन यहाँ पे डाल दिया। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, k1 प्लस वन से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो k1 प्लस वन से मल्टीप्लाई कर लो इंटू k1 प्लस वन। सिमिलरली यहाँ भी करना पड़ेगा, साइन ऑफ k2 प्लस वन इंटू एक्स, एक्स तो बाहर से आ गया, और k2 प्लस वन से तुमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी k2 प्लस वन से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू 4 दी हुई है। ठीक है, इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर लो 2 टाइम्स, और ये इसकी वैल्यू देखो, साइन एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो पे ये साइन 0/0 बन रहा है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एक k1 प्लस वन हो गया, k2 प्लस वन हो गया, तो k1 प्लस वन प्लस k2 प्लस वन इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से 1 प्लस 1 2 कैंसिल, k1 इज इक्वल टू माइनस k2। यहाँ से एक रिलेशन तुम्हें मिल गया। ठीक है, दूसरा रिलेशन तुम्हें मिलेगा आर एच एल से। ठीक है, पहला से तुम्हें मिल गया एल एच एल इज इक्वल टू एफ ज़ीरो, और दूसरा तुम्हें मिलेगा आर एच एल इज इक्वल टू एफ ज़ीरो। इसको तुम सॉल्व करोगे तो अब इसमें क्या है, ये लॉग है। ठीक है, अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है लिमिट, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो प्लस, और ये कितना है 2/x लॉग ऑफ k2x प्लस वन और k1x प्लस वन। अब एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस पे तुम चेक करोगे तो नीचे जीरो और log 1 जीरो, तो 0/0 का फिर से फॉर्म बन रहा है, तो 0/0 का फिर फॉर्म बन रहा है, इसको एल हॉस्पिटल रूल से अपन डिफ्रेंशिएट कर लेंगे ऊपर और नीचे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर लो, कितना आया बताओ। तो नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन तो 1 है, तो कोई परेशानी है नहीं, 2 को तो बाहर निकाल लो। और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो 1 ये पूरा क्वांटिटी, मतलब k2x प्लस वन डिवाइडेड बाई k1x प्लस वन। अब x जीरो पुट करोगे तो 1 ही हो जाएगा, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। और बाकी एक और डिफ्रेंशिएशन किसका, इसका एफ एक्स बाई जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा k1x प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जानते हो तुम, अभी जस्ट इसके पहले वाले सवाल में इस तरह का डिफ्रेंशिएशन किया था हमने। और इसको लिखोगे तो k1x प्लस वन हो जाएगा, और k2x प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, k2 बाहर हो गया, और k1x प्लस वन में मैं डायरेक्ट x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस लिखोगे तो k2x प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन, इसको रखोगे एज इट इज़, और k1x प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा k1, और k2x प्लस वन में अगर x 0 डालोगे तो ये आ जाएगा। आई होप तुम्हें क्लियर है ये इसका डिफ्रेंशिएशन, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू भी 4 है। ठीक, तो ये देखो ये तो 1 हो गया, और यहाँ से मैं ये स्पेस का यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ, तो ट्वाइस इससे फिर से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो k2 माइनस k1 का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 2। ठीक है, दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करके k1 k2 निकालना है, तो k1 की वैल्यू उठा करके यहाँ पे डाल दो, तो ट्वाइस ऑफ k2 इज इक्वल टू 2, तो k2 की वैल्यू कितनी 1, k2 की वैल्यू 1, तो k1 की वैल्यू कितनी, k1 की वैल्यू -1, k2 k1 आ गया, तो k2 स्क्वायर k1 स्क्वायर निकालना था, तो 1 + 1 यानी कि आंसर कितना 2। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा 2 होगा। आई होप तुम्हें समझ में आया। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट्स से कौन सा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखो ये होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का इक्वेशन तुम्हें दे दिया है। ठीक है, और तुमसे बोला कि हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तब इसकी वैल्यू निकालना है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए d = 0 होना पड़ता है। ठीक है, तो d = 0 होने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा तुम्हें, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, λ-4 λ-2 और ये लैम्डा, और बाकी 2 3 5
1 2 6 इक्वल टू कितना 0। फटाफट बताओ इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद कितना आया। तो लैम्डा -4 और ये आ गया 18 - 10 दैट इज़ 8 और यहाँ से लैम्डा -2 ये प्लस किया हो तो इधर चलना पड़ेगा। 5 - 12 कितना -7 और प्लस लैम्डा 4 - 3 कितना 1 इक्वल टू 0। चलो ये कितना आ गया 8 लैम्डा 7 लैम्डा यानी कि लैम्डा लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा और -32 और +14 -32 इधर आकर के 32 और +14 इधर आकर के -14 कितना हो गया लैम्डा की वैल्यू। ये हो गया 16 - 7 यानी कितना 9। ठीक है, अब तुम्हें निकालना क्या है लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा। तो लैम्डा स्क्वायर मतलब 81 और प्लस लैम्डा कितना 9। आंसर कितना 90। ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आया। This is not a tough question. At the same time, this is not also very easy question, until you will understand the concept of linear equation. Okay. So next question, question number 23rd. तो इसमें क्या है दिया हो देखो a b - c x² क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को देख करके तुम्हें पता चल रहा है कि x = 1 इज वन ऑफ इट्स रूट्स बिकॉज ऑफ इट्स साइक्लिसिटी। अब क्या बोला हैज़ इक्वल रूट्स। हैज़ इक्वल रूट बोला है स्टूडेंट्स, इट्स मीन्स d = 0 और इसको भी करने से तुम्हें ये पता चलेगा कि ये रूट्स इक्वल रूट एक तो रूट पता ही है तुम्हें x = 1 तो दूसरा रूट कौन सा होगा ये 1 ही होगा। तो 1, 1 इसके क्या हो गए दो इक्वल रूट्स हो गए। दिया क्या हुआ है a + c = 5 b = 10 a² + c² निकालना है। तो a² c² a + c दिया हुआ है 5 का स्क्वायर कर लो हो गया क्या नहीं a और c कौन निकालेगा ए सी भी तो निकालना है यानी कि a² c² को तुम सबसे पहले क्या लिखोगे a + c होल स्क्वायर -2ac राइट। अब a + c का होल स्क्वायर तुम्हें पता है 25 हो गया माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी निकालना है स्टूडेंट्स। ए सी के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, b दिया हुआ है ए सी निकालना पड़ेगा तभी तो तुम इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे देखो, अब इक्वल रूट है तो इसको ये यूज कर लो, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का अल्फा इंटू बीटा। तो 1 दिया हुआ है तो 1 ही होगा और 1 = क्या c/a मतलब कांस्टेंट टर्म CA-b/a इंटू b-c। इसकी वैल्यू 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो बताओ कितना आ रहा है। ये आ रहा है AB - AC = AC - BC। ठीक है, अब AC देखो इधर आ रहा है, इसको इधर ले आओ इसको इधर ले आओ। तो ट्वाइस AC = b कॉमन a + c। a + c दिया हुआ है b भी दिया हुआ है तो AC निकल गया कि नहीं। अब 2AC डायरेक्ट ही निकाल लो। 2AC की वैल्यू कितनी b की वैल्यू 16/5 और a + c की वैल्यू 5 आसानी से कट गया 16 हो गया। तो 2AC 16 निकल गया तो AC कितना AC 8 निकल गया। 16 25 - 16 कर लो ये हो गया 9। ये इसका आंसर। ठीक है, समझ आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ओके, द एरिया ऑफ लार्जर पोर्शन इनक्लोज्ड बाय कर्व। एक कर्व है mod x - 1। mod x - 1 का कर्व कैसे बनेगा mod x - 1 x = 1 से स्टार्ट करो। ये है mod x - 1 का कर्व। ठीक है, ये कहाँ पे कट करेगा ये है y = x - 1 और ये है y = 1 - x। ये कट करेगा 0,1 पे। नेक्स्ट एक सर्कल है x² + y² 25 तो इसका सेंटर 0 0 होगा मतलब इस तरह का एक सर्कल होगा। ठीक है, 0 0 रेडियस कितना 5 तो ये कितना होगा ये 5,0 होगा। ये कितना होगा ये 0,5 होगा। ठीक है, तुम्हें क्या निकालना = लार्जर पोर्शन इनक्लोज्ड बाय द कर्व। लार्जर पोर्शन मतलब कौन सा ये वाला, इसका एरिया दिया हुआ है मतलब इसको मान लो a है तो a का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है कितना 1/4 अल्फ़ा पाई प्लस बीटा। तो तुम्हें क्या निकालना अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है ये निकालना। ओके, फटाफट करते हैं। तो इसमें करना क्या है स्टूडेंट्स, इस वाले एरिया को निकाल करके इस टोटल एरिया सर्कल के एरिया से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। टोटल सर्कल का एरिया क्या होगा, इसका एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा πr²। तो πr² r² 25 मीन्स 25 पाई को में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा इस स्मॉल एरिया को। और स्मॉल एरिया निकालोगे कैसे, तो स्मॉल एरिया के लिए ये जो है
सर्कल का एक आर्क है, इसका इक्वेशन तुम लिख देना, y इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसके लिए मुझे पॉइंट भी चाहिए क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ये एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन किस कहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक्स कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, तो निकाल लो। अगर x माइनस वन को मैं इसमें डाल दूँ, सर्किल में डाल दूँ, तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 24 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू 4 एंड माइनस 3। दो पॉइंट तुम्हें निकल गए, एक तो यहाँ पे माइनस 3 और एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितना, एक्स की वैल्यू 4, ठीक है। एक्स की वैल्यू 4 तो ऑब्वियस है वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, और यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये तुम्हें ए और बी पॉइंट निकल गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो पहले तुम इसको निकाल लो, ये जो है ना a1, इसको निकाल लो। तो a1 कैसे निकलेगा, सिंपल है, a1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेशन x की वैल्यू -3 से x की वैल्यू कितनी 4, और मुझे सब्सट्रैक्ट करना है किसको, ये वाले एरिया को, ठीक है। ठीक है, ये एरिया निकलेगा, अगर ये तुम करोगे तो टोटल एरिया निकलेगा, ए बी से लेकर के ये एक्स एक्सिस तक ये टोटल एरिया निकल जाएगा यहाँ तक। लेकिन मुझे ये टोटल एरिया तो चाहिए नहीं, मुझे ये A1 चाहिए, तो मुझे इस दो ट्रायंगल के एरिया को भी सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, ये दो ट्रायंगल का एरिया बहुत आसान है निकालना, कैसे, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ पहले, मॉड ऑफ x माइनस वन डी एक्स कहाँ से कहाँ तक, -3 से लेकर के 4 तक। अब इसके दो तरीके, इसको या तो तुम इसको स्प्लिट करके इंटीग्रेशन करो, नहीं तो आसानी से ऐसे ही एरिया निकाल लो। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है पता है तुम्हें, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो इसकी बेस कितनी हो जाएगी, देखो ये 1 से लेकर के कहाँ तक है, x की वैल्यू 4 तक है, तो इसकी बेस हो जाएगी 3 और हाइट हो जाएगी कितनी, ये 3। तो इसका एरिया निकल गया कितना, 9/2, और इसका एरिया कितना निकलेगा, ये देखो ये है -3,4, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो गई 3 और ये डिस्टेंस हो गई 1, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया 4, और ये हाइट की डिस्टेंस कितनी हो गई 4, 4 इंटू 4 यानी 16, तो 16/2, 16 + 9 कितना 25/2, वेरी नाइस। तो ये एरिया निकल गया 25/2। तुम्हें अब इंटीग्रेशन निकालना है किसका, इसका, ठीक है। अब इसके लिए तुम्हें थोड़ा काम करना पड़ेगा, पहले तुम्हें फॉर्मूला जानना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है। तो ये होता है स्टूडेंट्स 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को हम लोग यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या था, इंटीग्रेशन था स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स -3 से लेके कहाँ तक 4 तक, ठीक है। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर का पहले इंटीग्रेशन निकाल लो, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, 25/2 साइन इनवर्स x बाई ए कितना 5। अब इसका इंटीग्रेशन हो गया, निकाल लिया, कहाँ से कहाँ तक, तो -3 से लेकर के 4 तक, ठीक है। अब 4 यहाँ पे लिमिट रखोगे तो ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कितना हो गया, पहले इसको रख लिया, तो 25 माइनस 16 हो गया 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3/2, और माइनस कितना, एक बार -3 रखा है यहाँ पे, तो -3 रखोगे तो 16 होगा, 16 का स्क्वायर रूट 9, 25 माइनस 9 यानी कि 16 का स्क्वायर रूट 4/2, ये तो निकल गया। अब इसको निकालें तो ये 25/2 और साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 4/5 माइनस साइन इनवर्स 3/5, माइनस साइन इनवर्स -3/5 को मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ साइन इनवर्स 3/5, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। चलो अब देखो, साइन इनवर्स 4/5 को तुम लिख सकते हो कॉस इनवर्स 3/5, ये लिख दिया, ठीक है, इक्वल होता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना करने में,
ठीक है। अब इसको अगर तुम यहाँ पे रखोगे साइन इनवर्स 4/5 की जगह कॉस इनवर्स 3/5, तो ये आ गया कुछ ऐसा। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर दिया तो 3 - 4 कितना -1/2 और प्लस साइन इनवर्स 4/5 की जगह लिख दिया कॉस इनवर्स 3/5 और प्लस साइन इनवर्स 3/5। और ये एक आइडेंटिटी है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू π/2। तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया, ये π/2। और साथ में 25/2 मल्टीप्लाई है, तो 25/2 मल्टीप्लाई भी करना मत भूलना। तो ये तो हो गया π/2, तो ये आ गया 25π/4 और -1/2। ठीक है, एरिया निकल गया। तो अब मेरा A1 की वैल्यू कितनी आ गया, A1 की वैल्यू आ गई 25π/4 -1/2। और अपना एक ट्रायंगल का एरिया भी था, वो कितना था 25/2। तो मुझे इसको माइनस करना था इससे, तो इसको माइनस कर दो 25/2। ठीक है, तो 25/2 और माइनस होगा इससे 25/2 माइनस होगा इससे। तो ये ओवरऑल क्या आ गया 25π/4 और -26/2। 26/2 को लिख दो 52/4, क्योंकि मुझे सारा कुछ 4 मिलाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जो आंसर्स तुमसे पूछे हैं वो इस तरह से लिखे हैं 1/4 अल्फा पाई प्लस बीटा। अब क्या सर्किल का एरिया तो 25π था, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 25π माइनस, पूरे को माइनस कर दो जो तुम्हें यहाँ पे आया था 25π/4 25π/4 और माइनस कितना 52/4 52/4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 100 - 25 मतलब 75π और प्लस 52/4। अब इसको कंपेरिजन करना है अपने को 1/4 अल्फ़ा पाई प्लस बीटा। तो यहाँ से अल्फ़ा क्या आ गया, अल्फ़ा आ गया 75, बीटा क्या आ गया 52। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तुमसे पूछा था, तो 75 + 52 कितना आ गया, ये आ गया 127। ये इसका आंसर। आई होप तुम्हें क्लियर हुआ। तो इसको तुम बैक जा कर के भी तुम क्वेश्चंस को देख सकते हो। अगर तुम्हें कोई परेशानी है इसमें तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं और नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।